मूवी के ओपनिंग सीन में हमें प्रेग्नेंट औरत को किसी खेत में भागते हुए दिखाया गया है और थोड़ी दूर भागने के बाद वह अचानक गिर जाती है। यहाँ 3 छोटे लड़के आते हैं जो औरत को एक चाकू देते हुए कहते हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। यह सुनने के बाद वह वहां किसी और को भी घूरती है जिसे हम नहीं देख पाते। वह औरत उस चाकू को उन बच्चों से ले लेती है और मेरी बच्ची को ना मारो, मेरी बच्ची को ना मारो कहते हुए अपने पेट को काट देती है। सीन ब्लैकआउट हो जाता है और कहानी की शुरुआत होती है। अब अगले दिन हम मूवी की मेन लीड साक्षी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट औरत है। साक्षी अपने एनजीओ के बाहर अपने हस्बैंड हेमंत का वेट करते हुए कुछ छोटे लड़कों को खेलते हुए देख रही थी। तभी वह नोटिस करती है कि मुस्कान नाम की एक छोटी लड़की भी उन लोगों को खेलते हुए देख रही थी। साक्षी मुस्कान को उन सबको ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन मुस्कान बताती है कि क्योंकि वह लड़की है वह लोग उसे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। साक्षी उन बच्चों को बुलाती है जहां वो बच्चे भी सेम तरह की बात बोलते हैं। उनका कहना था कि अगर खेलते हुए मुस्कान को चोट लग गई तो साक्षी उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर वह सभी मुस्कान के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद साक्षी उन सबको पानी पूरी खिलाने ले जाती है। थोड़ी देर बाद हेमंत अपने ड्राइवर कजला के साथ कार में आता है। हेमंत कुछ बात कर ही रहा था कि तभी रोड की दूसरी तरफ हम कुछ गुंडों को एक कार में देखते हैं जिन्हें देखकर हेमंत ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वह उन्हें पहले से जानता हो। गुंडे गाड़ी को साइड करते हुए आगे चले जाते हैं, लेकिन साक्षी ये सब नोटिस नहीं करती और वो लोग घर आ जाते हैं। कजला जाने से पहले साक्षी को उसके होने वाले बच्चे के लिए एक गिफ्ट देकर जाता है। रात को साक्षी गिफ्ट को ओपन करती है जो कि एक म्यूजिक बॉक्स था। साक्षी गिफ्ट को लेकर काफी खुश होती है और फिर सोने चली जाती है। रात को अचानक साक्षी की नींद खुलती है और वह हेमंत के चीखने की आवाज सुनती है। अपने रूम से निकलकर वह देखती है कि कुछ गुंडे हेमंत को बुरी तरह पीट रहे हैं। इस पॉइंट पर हमें रिवील होता है कि हेमंत ने किसी चंडेल नाम के आदमी से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिया था जिसे वह चुका नहीं पा रहा था और ये गुंडे हेमंत को धमकाने आए थे कि अगर उसने अगले 24 घंटे में चंडेल के पैसे वापस नहीं किए तो वह लोग उसे, साक्षी को और उनके बच्चे को जान से मार देंगे। इससे ये क्लियर होता है कि हेमंत को पैसों की कमी थी। गुंडे हेमंत को पीटकर और धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हेमंत और साक्षी डिसाइड करते हैं कि वह कुछ दिनों के लिए शहर से दूर किसी अननोन प्लेस में चले जाएंगे जहां शांति से पैसों का इंतजाम हो सके और साक्षी की सेफ डिलीवरी हो सके। कजला एक ऐसी जगह जानता था जहां उन दोनों को इन सब से दूर छुपाया जा सकता था। तो अगली सुबह साक्षी और हेमंत कजला के साथ उसके गांव निकल पड़ते हैं। कजला का गांव एक छोटा सा गांव था जहां गिनती के सिर्फ 5 घर थे, जिनमें से 2 घर तो खुद कजला और उसके भाई का था। कजला हेमंत को बताता है कि गांव में उसकी वाइफ साक्षी का अच्छा ध्यान रखेगी। कुछ देर बाद वो लोग गांव पहुंच जाते हैं जहां कजला उन लोगों को एक खेत के पास उतारकर घर तक का रास्ता समझाने लगता है। यहां से हेमंत और साक्षी खेत के रास्ते से चल देते हैं और कजला गाड़ी पार्क करने चला जाता है। खेत के रास्ते चलते हुए वो लोग थोड़ा भटक जाते हैं। साक्षी को बैठने के लिए बोलकर हेमंत खुद घर खोजने निकल जाता है। हेमंत का इंतजार करते हुए साक्षी की आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब शाम हो चुकी थी, लेकिन हेमंत का कोई अता पता नहीं था। इतनी देर तक हेमंत के वापस ना आने से साक्षी परेशान हो जाती है और उसे खोजने निकल पड़ती है। थोड़ा दूर जाने पर साक्षी को खेत के बीच एक पुराना घर दिखाई देता है। वो घर के पास जाकर हेमंत को आवाज लगाने लगती है। इस दौरान उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसे देखकर वह डर जाती है, लेकिन तुरंत ही हेमंत उसके सामने आ जाता है। साक्षी उसे गले लगा लेती है। हेमंत उसे बताता है कि उस लेडी का नाम भानु देवी है और ये कजला की वाइफ है। भानु देवी कहती हैं कि राजवीर के बापू यानी उसके हस्बैंड को कजला ने बता दिया था कि ये लोग यहां आने वाले हैं और इसलिए उसने पहले से सभी इंतजाम कर दिए थे। रात को सब लोग आ जाते हैं और खाने के दौरान साक्षी नोटिस करती है कि ये लोग आज भी पुराने ख्यालों वाले हैं। जैसे भानु देवी साक्षी से कहती है कि वह मर्दों के खाना खा लेने के बाद ही खाए, जो कि साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह भानु देवी से पूछती है कि क्या आप लोग यहीं रहते हैं। भानु देवी बताती हैं कि वे लोग 10 साल पहले ही गांव छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने
यह घर आज उनके वजह से ही खोलना पड़ा। वह बताती है कि उनके साथ कजला का छोटा भाई योगेश्वर भी रहा करता था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद यह घर उन लोगों ने छोड़ दिया। खाना पीना खा लेने के बाद साक्षी को भी उसे अपना कमरा मिल जाता है सोने के लिए, और उसके बाद भानु देवी भी अपने कमरे में सोने यह कहकर चली जाती हैं कि कल वह अब उससे बातें करेंगी। फिर साक्षी भी अपने कमरे में सोने आ जाती है। साक्षी को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में बनी एक खिड़की से बाहर देख रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। वह किसी साजिश का संदेह करती है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह साक्षी घर के बाहर भानु देवी और हेमंत को देखती है, जहां भानु देवी हेमंत के जख्मों पर हल्दी का लेप लगा रही थी। हेमंत तैयार होकर बैठा था क्योंकि कजला उसे अपना खेत दिखाने ले जाने वाला था। साक्षी को देखकर भानु देवी समझ जाती है कि वह पिछली रात ठीक से नहीं सो पाई थी। साक्षी भानु देवी से कहती है कि नई जगह होने के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आई। इस पर भानु देवी बोलती है कि उसे कुछ समय में यहाँ की आदत लग जाएगी। साक्षी पूछती है, क्या हेमंत ने नहीं बताया कि वे लोग बस कुछ दिन के लिए ही आए हैं? भानु देवी अजीब तरीके से प्रतिक्रिया देती है क्योंकि वहां अपने पति को नाम से नहीं पुकारा जाता था। इसके बाद साक्षी चेहरा धोकर तैयार होने के बाद वह अपने कमरे के ऊपर एक खिड़की नोटिस करती है जो दूसरी ओर एक कमरे से जुड़ा हुआ था। वह उस कमरे को देखने जाती है जो घर के पीछे था। वह कमरा खाली पड़ा था और वहां से उसे एक रास्ता दिखता है जो खेत में जाता है। उस रास्ते पर जाने के बाद वह पुराने कुएं के पास पहुंचती है जो काफी अजीब नजर आ रहा था। साक्षी उस कुएं में नीचे झांक रही थी कि तभी कोई अचानक उसे पकड़ लेता है। वह डर जाती है और देखती है कि वह और कोई नहीं बल्कि हेमंत था। हेमंत का मजाक देखकर वह गुस्सा हो जाती है और दोनों घर लौट आते हैं। रात को हेमंत बताता है कि वह एक दिन के लिए शहर जाएगा क्योंकि पैसों का इंतजाम करना था, लेकिन साक्षी खुश नहीं थी क्योंकि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। अगले दिन साक्षी का मूड खराब था। भानु देवी उसे देख समझ जाती है कि वह किसी बात से परेशान है और वह उसे कंफर्ट करने के लिए बातें करने लग जाती है। भानु देवी एक कहानी सुनाती है जिसमें एक चालाक कौवा था जिसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया और कुछ अंडे दिए। वह पेड़ हरा भरा था, लेकिन तभी अचानक एक सांप आ जाता है और पेड़ पर जहर फैला देता है जिससे पेड़ सूख जाता है। फिर वह एक एक करके कौवे के अंडे को खाने लगता है। कौवा अपने अंडे बचाने के लिए अपने अंडे को किसी और चिड़िया के घोंसले में रखता है और किसी और चिड़िया के अंडे अपने घोंसले में ले आता है, जिससे कौवे के अंडे बच जाते हैं। साक्षी सोचती है कि आखिर उन्होंने ऐसी अजीब सी कहानी क्यों सुनाई। दिन में वो भानु देवी के साथ ही रहती हैं और रात में फिर कमरे की ओर चली जाती है। तभी खेत से एक छोटा बच्चा बाहर आता है जो साक्षी की ओर आ रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है वह दीवार के पीछे छिपकर गायब हो जाता है। रात को साक्षी और हेमंत की बातचीत होती है कि हेमंत को साक्षी से एक लड़के की उम्मीद थी, पर साक्षी कहती है कि लड़का हो या लड़की उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका बच्चा उनके जीवन में एक आशीर्वाद है। अगली सुबह साक्षी बाहर जाती है और एक औरत को टहनियां तोड़ते हुए देखती है। वह औरत वही थी जिसे फिल्म के शुरू में देखा था। साक्षी उसकी पेट पर एक बड़ा कट देखती है। इसके बाद वहां भानु देवी आ जाती है और वह साक्षी को वहां से अपने घर के अंदर ले जाती है। भानु देवी बताती हैं, यह औरत मेरे बेटे राजवीर की पत्नी रानी है। राजवीर अब शहर में रहता है। रानी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसने अपनी 8 महीने की प्रेगनेंसी में अपने बच्चे को खो दिया था। एक दिन रानी खेत में घूमने निकल गई थी, जबकि भानु देवी ने उसे मना किया था। रानी गिर गई और उसका बच्चा मर गया और इसके कारण उसके मरे हुए बच्चे को पेट काटकर निकालना पड़ा। उसके बाद रानी को मानसिक शोक हो गया और अब वह बोल नहीं सकती। दिन भर साक्षी देखती है कि भानु देवी रानी से ठीक से पेश नहीं आ रही थी और रानी भी साक्षी को ऐसे देख रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। भानु देवी यह देख गुस्से में आकर रानी को वहां से भगा देती है। इसके बाद भानु देवी भी वहां से चली जाती है। रात में साक्षी मेन डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनती सुनाई देती है, जिससे साक्षी को लगता है कि वहां रानी है। साक्षी जाकर चेक करती है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था। अब जैसे ही वह वापस मुड़ती है, अंदर वाले कमरे के पास किसी बच्चे को खड़ा हुआ देखती है। साक्षी उसकी आवाज सुनकर उससे पूछती है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है,
लेकिन तभी वह बच्चा वहां से भागता है। साक्षी 2 और बच्चों को नोटिस करती है जो कि उसे देखकर बार बार छिप जा रहे थे। अचानक वे बच्चे दोनों साइड के गेट पर शोर मचाने लगते हैं, जिससे साक्षी परेशान हो जाती है। शोर बंद होने के बाद वह उन बच्चों के पीछे चल देती है, लेकिन तभी वहां भानु देवी आ जाती है। साक्षी इस इंसिडेंट के बारे में भानु देवी को बताती है, लेकिन भानु देवी उसे डांटने लगती है कि उन बच्चों के पास नहीं जाना, क्योंकि आज वो बस एक बच्चा दिखा है, कल 2 दिखेंगे और फिर 3। वो बताती है कि रानी ने भी उन्हें देखा था और आज देखो उसके साथ क्या हुआ। ये सुनकर साक्षी को अजीब और गुस्सा आता है, लेकिन वह चुपचाप सोने चली जाती है। बीच रात को साक्षी की नींद खुलती है और वह देखती है कि भानु देवी अपने बिस्तर पर नहीं है। अचानक उसकी नजर बगल में जाती है, जहां भानु देवी चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे वह पहरा दे रही हो। सुबह साक्षी अपने कमरे से बाहर देखती है और रानी को खड़ा हुआ देखती है। रानी उसकी तरफ मुड़कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी भानु देवी आ जाती है और रानी तुरंत चली जाती है। कमरे में आकर साक्षी फिर से दरवाजे के पास वही बच्चे देखती है जो पिछली रात घर के बाहर भागे थे। बच्चे के पीछे साक्षी घर के पीछे वाले कमरे की तरफ जाती है, जहां वह बच्चों को देखकर उन्हें भागते हुए देखती है। तभी एक रेडियो प्ले होने लगता है, जिसमें किसी महिला की आवाज आ रही थी जो बच्चों के साथ लुका छिपी खेलते हुए कुछ गा रही थी। अचानक उन 3 बच्चों में से एक भागकर साक्षी के साथ लुका छिपी खेलने लगता है। साक्षी बच्चों को पकड़ने जाती है और उन्हें उसी डार्क रूम में छिपे हुए देखती है जो मेन रूम के पीछे था। उसके साथ एक घोस्ट की आकृति भी नजर आती है। फिर वो बच्चे और घोस्ट अचानक गायब हो जाते हैं। साक्षी रेडियो देखने लगती है, तभी भानु देवी आती है और साक्षी के हाथ से रेडियो देख गुस्से में आ जाती है। वह साक्षी से कहती है कि बच्चों के साथ घुलना मिलना ठीक नहीं है और रेडियो फेंक देती है। फिर भानु देवी और साक्षी के बीच कहासुनी हो जाती है। इस कहासुनी में भानु देवी साक्षी से कहती है कि वह किसी काम की नहीं है। हेमंत को एक लड़की की उम्मीद थी और अगर उसे पता चला कि साक्षी के पेट में लड़की है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। फिर साक्षी नाराज हो जाती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। हेमंत के वापस आते ही भानु देवी कहने लगती हैं कि वह तो साक्षी का ध्यान ही रख रही थी, लेकिन साक्षी ने ही उनके साथ गलत बर्ताव किया। साक्षी हेमंत को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन बता नहीं पाती, जिस पर हेमंत उसे माफी मांगने के लिए बोलता है, क्योंकि वह उम्र में बड़ी थी। साक्षी माफी मांगती है, लेकिन जाते जाते साक्षी को यह महसूस होता है कि भानु देवी उसके पेट में पल रहे बच्चे से जलती है, क्योंकि उसकी खुद की बहू रानी कभी मां नहीं बन सकती थी। साक्षी हेमंत से कहती है कि उन्हें इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए और यहां से जाने के लिए कहती है, और हेमंत उसकी बात मानकर रात में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही लोग बाहर सामान लेकर निकलते हैं, काजला हेमंत के सिर पर एक लाठी से मारकर बेहोश कर देता है। फिर भानु देवी साक्षी को बेहोश कर देती है। जब साक्षी होश में आती है तो वह खुद को एक हवन में बैठा हुआ पाती है और उसके कपड़े भी बदल चुके होते हैं। वह भानु देवी की तरह ड्रेस्ड होती है और एक पुजारी को भी देखती है जो कुछ मंत्र बोल रहा होता है। हवन खत्म होने के बाद भानु देवी साक्षी को बिस्तर से बांध देती है। भानु देवी साक्षी को कई साल पहले की बात बताती है, जब काजला के छोटे भाई योगेश्वर की शादी सुनहरी नाम की महिला से हुई थी। उस समय भानु देवी के खुद के 4 बच्चे थे। वह बताती है कि वह 3 बच्चे जो साक्षी के साथ लुका छिपी खेल रहे थे, दरअसल भानु देवी के मरे हुए बच्चों के भूत थे। इसके बाद भानु देवी साक्षी को बताती है कि उसका बड़ा बेटा राजबीर इकलौता बच्चा था, और वह बताती है कि सुनहरी के आने के बाद से तीनों बच्चे उससे इतने घुल मिल गए थे कि वे उसे अपनी मां मानने लगे थे। यह बात भानु देवी को अच्छी नहीं लगी, तो उसने काजला को कह दिया कि योगेश्वर से तुम कह दो कि तुम अपनी पत्नी को समझाओ कि वह यह सब हरकतें न करे और मेरे बच्चों को मुझसे दूर न ले जाए। योगेश्वर सुनहरी को समझाने गया, लेकिन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। जब काजला और भानु देवी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनहरी ने योगेश्वर को चाकू मारकर जान से मार दिया था, और फिर उसी चाकू से उसने खुद अपना गला काट लिया और कुएं में गिरकर मर गई। उस दिन के बाद उस घर पर एक मनहूस साया छा गया। भानु देवी के बाकी 3 बच्चों ने भी कुएं में कूदकर जान दे दी। कुछ समय बाद भानु देवी के बेटे राजबीर की शादी रानी से हुई, लेकिन जब रानी 8वें महीने की प्रेगनेंसी में थी तो उस पर सुनहरी का बुरा साया पड़ गया और उसके बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद
उन्होंने अपने बड़े बेटे राजबीर की दूसरी शादी कराई, लेकिन उसकी बाकी 2 बीवियों का भी वही हाल हुआ, दोनों मारी गईं। भानु देवी बताती हैं कि उसने राजबीर की एक और शादी कराई, पर इस बार उस औरत को घर से दूर भेज दिया गया। सुनहरी का बुरा साया हटाने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली गई, जिसने बताया अगर कोई प्रेग्नेंट औरत जो 8वें महीने में हो इस घर में 3 दिन और 3 रात रुकी तो बुरा साया हट सकता है। भानु देवी साक्षी से कहती है कि उसे 3 दिन यहाँ रहना ही होगा, और वह समझाती है कि तुम्हें रेडियो में गई गई लोरी नहीं गानी है, क्योंकि वह लोरी सुनहरी की थी और सुनहरी वह लोरी उन 3 बच्चों के लिए गाया करती थी। अगली सुबह साक्षी को अजीब सा महसूस होता है। वह अपने कमरे से निकलती है और देखती है घर में कोई भी नहीं है। वो बाहर जाती है जहां जमीन पर वही रेडियो पड़ा था, जिसमें फिर से वही लोरी बज रही थी। साक्षी ये देखकर डर जाती है और भागकर अपने कमरे में छुप जाती है, लेकिन तभी उसे फिर से वो 3 बच्चों की आत्माएं दिखाई देती हैं। वो साक्षी से कहते हैं, तुम्हारे पेट में छोटी बच्ची है ना? हमने आज तक कभी छोटी बच्ची नहीं देखी, वह उसे भी ले जाएंगे। तभी बाहर से एक औरत की आवाज आती है जो बच्चों से पूछती है, तुम छुप गए ना? बच्चे बोलते हैं, छोटी माँ आ गई, क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? ये सुनकर वो तीनों बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं और साक्षी उनके पीछे चल पड़ती है। वो उन्हें भागते हुए देखती है और उनके पीछे एक औरत को भी जाती हुई देखती है। साक्षी उनके पीछे पीछे चलते चलते उसी कुएं तक पहुंच जाती है जहां वो तीनों बच्चे कुएं के ऊपर खड़े थे। तीनों बच्चे साक्षी के पीछे इशारा करते हुए कहते हैं, छोटी माँ। और तभी एक औरत भागते हुए कुएं के अंदर कूद जाती है और वो तीनों बच्चे भी उस कुएं में छलांग लगा देते हैं। साक्षी कुएं में झांकती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो इसे अपने मन का वहम समझकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। चाहे साक्षी कोई भी रास्ता ले, वो बार बार उसी जगह पर वापस आ जा रही थी। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और वो पूरी तरह थक चुकी थी। तभी पास ही भानु देवी की आवाज आती है, जो अपने बेटे राजबीर से किसी को ढूंढने की बात कर रही थी। ये सुनकर साक्षी डर के मारे घर के पीछे वाले कमरे में जाकर छुप जाती है, लेकिन आज वो कमरा खाली नहीं था। कमरे में अलग अलग तरह के फर्नीचर्स रखे हुए थे। साक्षी छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग वहां आ जाते हैं। वो लोग सफाई के बहाने मिट्टी का तेल छिड़कते हैं और साक्षी को उसी कमरे में जिंदा जला देते हैं। बट अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। साक्षी रियलाइज करती है कि ये सब सिर्फ एक विजन था। असल में वो कमरा तो पूरी तरह खाली था। तभी उसके ठीक पास एक ऑलमोस्ट बर्न्ट औरत आती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। साक्षी बुरी तरह डर जाती है और फिर से भागने की कोशिश करती है, बट इट्स यूजलेस, क्योंकि वो हर बार घूमकर उसी जगह पहुंच जा रही थी। बार बार यही होते रहने से साक्षी थककर यहीं बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है। साक्षी को बहुत भूख लगी होती है। उसे याद आता है कि उसने पिछली शाम से कुछ नहीं खाया और उसे अब अपने बच्चे के लिए स्ट्रांग रहना है। वो रूम में जाकर जो भी खाने लायक चीज मिलती है उसे खा लेती है। हाथ मुंह धोते वक्त उसे फिर वही 3 बच्चे भागते हुए दिखते हैं। वो उनके पीछे जाती है। साथ में उसे उनकी छोटी माँ यानी सुनहरी भी दिखती है। सुनहरी उसे देखकर मुस्कुराती है। सुनहरी बच्चों से बहुत प्यार से पेश आ रही थी। बच्चे उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पेट में छोटी बच्ची है? अगर हाँ तो वो कैसी दिखेगी? सुनहरी मुस्कुराते हुए बताती है, छोटी बच्ची बिल्कुल परी जैसी होती है। तभी एक बच्चा मासूमियत से पूछता है, क्या वह लोग उस बच्ची को भी ले जाएंगे? सुनहरी सख्त लहजे में कहती है, नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। बच्चे हिम्मत देते हुए कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की हिफाजत करेंगे। तभी वहां भानु देवी आ जाती है। वो सुनहरी पर गुस्सा करती है कि वो बच्चों को बिगाड़ रही है। भानु देवी योगेश्वर को बुलाकर सुनहरी को मारने के लिए कहती है। तीनों बच्चे भागकर आते हैं और सुनहरी को एक चाकू दे देते हैं ताकि वो अपना बचाव कर सके। योगेश्वर सुनहरी पर झपटता है और उसी हाथापाई में वो चाकू पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद भानु देवी वहां आ जाती है। जब वो योगेश्वर की लाश देखती है तो घबरा जाती है और सुनहरी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद से अचानक से साक्षी के सामने से सब कुछ गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुनहरी एक लड़की को चाकू दे रही होती है, जिससे वह लड़की अपना पेट काट रही होती है। यह रानी होती है। वहीं पर हमें 2 और औरतों को दिखाया जाता है जो अपने पेट को चाकू से काट रही होती हैं। इसके बाद सुनहरी चाकू को साक्षी को ऑफर करती है
जिस पर साक्षी बिल्कुल मना कर देती है कि वह अपने बच्चे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करने वाली, और तभी वहां से सुनहरी गायब हो जाती है। रात को साक्षी सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे पीछे वाले कमरे से जलती हुई आग दिखाई देती है। वो दौड़ती हुई वहां पहुंचती है और चीखती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत जलाओ। इसी दौड़ में साक्षी जमीन पर गिर जाती है और तभी उसके बगल में एक जली हुई औरत चीखती हुई दिखती है, बिल्कुल साक्षी जैसी। साक्षी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास एक न्यूबॉर्न बेबी गर्ल लेटी होती है। तीनों बच्चे वहां आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हम इसका ध्यान रखेंगे, इसे कुछ नहीं होने देंगे। अगली सुबह साक्षी के सामने भानु देवी आती है। वो बताती है, तूने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है और राजवीर उसकी देखभाल कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है। साक्षी बाहर भागती है, लेकिन तभी राजवीर उसकी बच्ची के साथ दिखता है। वो कुएं के पास खड़ा होता है। तभी वहां काजला कहता है कि इस सैक्रिफाइस के बाद इस बार उनकी फसल बहुत अच्छी होगी, और फिर राजवीर साक्षी की बच्ची को कुएं में फेंक देता है। साक्षी चीखती है, भागती है, और जब कुएं में झांकती है तो उसे वहां कई और छोटी छोटी बच्चियों की लाशें दिखती हैं। और तभी साक्षी की आंख खुलती है। पता चलता है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। वो फिर से वही लोरी सुनती है जो सुनहरी गाती थी। वो तीनों बच्चे फिर से भागते हुए आते हैं। बच्चे साक्षी को एक चाकू देते हैं, लेकिन साक्षी मना कर देती है, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। तभी सुनहरी की आत्मा आती है और साक्षी पर काबू करके जबरदस्ती उसके पेट में चाकू चलवाने लगती है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगली सुबह 3 दिन और 3 रातें पूरी हो चुकी होती हैं। हेमंत वहां आता है और साक्षी को बताता है कि अब रिचुअल पूरा हो चुका है और उन्हें छोड़ दिया गया है। भानु देवी भी वहां आ जाती है, लेकिन साक्षी अब डरती नहीं, बल्कि वह भानु देवी को एक कहानी सुनाती है, सच का पूरा चेहरा सामने लाती है। अब हम फिर वही सीन देखते हैं जहां सुनहरी साक्षी के पेट में चाकू चला रही थी, लेकिन साक्षी कहती है कि उसे अब सब समझ में आ गया है और वो वादा करती है कि अब वो सुनहरी की कहानी दुनिया के सामने लाएगी। वो कहती है, मैं तेरे हथियारों को सजा दिलवाऊंगी। सुनहरी उसे एक मौका देती है। अब पता चलता है कि इस गांव में हर साल फसल के लिए एक नवजात बच्ची की बलि दी जाती थी। काजला के छोटे भाई योगेश्वर की बीवी जब प्रेग्नेंट हुई तो वो लोग भी उससे बच्चे की बलि मांगते हैं, लेकिन वह मना कर देती है और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। इस बात से गुस्सा होकर योगेश्वर सुनहरी को मारने आता है, उसे पीट रहा होता है। फिर वह तीनों बच्चे योगेश्वर को पकड़ते हैं और रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुनहरी को एक चाकू देते हैं उसके बचाव के लिए, लेकिन इसी लड़ाई के बीच योगेश्वर का पैर फिसल जाता है और सुनहरी के हाथ में रखे हुए चाकू के ऊपर वह गिर जाता है और मारा जाता है। भानु देवी जब वहां आती है कि सुनहरी ने ही योगेश्वर को मारा है, वह झूठ बोलकर सबको भड़का देती है और सुनहरी को जिंदा जला दिया जाता है। उसकी बच्ची को भी कुएं में फेंक दिया जाता है, लेकिन सुनहरी आधी जली हालत में अपनी बच्ची को बचाने कुएं में कूद जाती है। फिर वह तीनों बच्चे भी सुनहरी की मदद के लिए कुएं में कूद जाते हैं। फिर राजवीर की शादी रानी से करवाई जाती है। सुनहरी रानी को सारे दृश्य और सब कुछ बताती है और उसे समझाती है कि या तो वह खुद के बच्चे को खुद मार ले या फिर ये लोग उसे बलि चढ़ा देंगे। इन सब के कारण रानी अपने बच्चे को मार लेती है और राजवीर की 2 और बीवियों के साथ भी यही हुआ। उन दोनों ने लड़ने की कोशिश की तो उन्हें मार दिया गया और रानी को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि सदमे के कारण वह बोल नहीं सकती, तो उनका राज्य कभी बाहर नहीं आएगा। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। साक्षी भानु देवी को बताती है कि उसने अपने विजन में राजवीर को देख लिया है और अब उसे पता है कि राजवीर कौन है। असल में हेमंत ही राजवीर है। हाँ, वही हेमंत जिसने साक्षी को प्रेग्नेंट किया और गांव ले आया। काजला, भानु देवी और हेमंत तीनों मिलकर साक्षी को बलिदान के लिए फंसा रहे थे। उन्होंने सब किया ताकि साक्षी को सच्चाई का पता ना चले और वो चुपचाप अपने बच्चे की बलि दे दे, लेकिन साक्षी चुप नहीं रहती। जब राजवीर उसे धमकाता है कि अगर वो चुप नहीं रही तो उसका अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा उसकी बाकी बीवियों का हुआ, साक्षी और भी ज्यादा मजबूती से खड़ी होती है। रानी, जो ये सब सालों से देखती आ रही थी, आखिरकार हिम्मत करके राजवीर को मार डालती है। फिर वह काजला और भानु देवी को भी मारने के लिए दौड़ती है। अब साक्षी बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है और तभी वही 3 बच्चे उसकी मदद करते हैं, उसे सही रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद हम रानी को भी साक्षी के साथ जाते हुए देखते हैं
और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।